हेलो डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्धविद के इस चैनल पे। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सोचा कि क्यों ना क्लास 9 और क्लास 10 इनके मैथ्स के कोर्स को यूट्यूब पर डाला जाए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आप सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोशिश करूंगा मैं इस कोर्स को थोड़ा इजी और थोड़ा अच्छे वे पे आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। शुरुआत करूंगा मैं क्लास 10 के इस टॉपिक से, दैट्स नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ क्लास 9 और क्लास 10 आप दोनों का ही कोर्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल रिड्यूस हो रखा है, जो हम सबके लिए काफी अच्छी बात है और बेटर है कि कुछ हैवी टॉपिक्स जरूर आपके लिए रिडक्ट हो चुके हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी के लिए रहेगी, क्योंकि दिस इज मैथ और मैथ को जितना ज्यादा समझे हम उतना भी कम ही रहता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है। मैं यहाँ पे आपके लिए पूरी एक्सरसाइज यानी 3.1 जितने भी सवाल है सारे के सारे एक से एक सवाल सॉल्व करके दूंगा, और क्योंकि सारे सवाल सॉल्व करूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूंगा, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्गर। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो शुरू से लेके एंड तक प्लीज पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, और मे भी शायद आपको आपके होमवर्क में भी हेल्प कर दे। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि एज इट इज आप उधर अपनी फेयर कॉपीज में पेस्ट करो, बट अच्छे से समझिएगा। वीडियो लंबी है तो बीच में स्किप करने पे मत लगना, अच्छे से समझिए। चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक से। द टॉपिक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, जैसे मैं हर बार करता हूं, मैं हर वीडियो और हर लाइव सेशन की तरह मैं इधर भी यही बात करूंगा कि आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना है, सीखना है, तो सबसे पहले जानिए वो टॉपिक है क्या, वो कहना क्या चाहता है, इसमें क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। सो इसी बेस पे अगर मैं बात करूं, सो द टॉपिक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है? ऐसी इक्वेशन जिनमें मैक्सिमम पावर, या बोले हम कि जो इक्वेशन की डिग्री है दैट विल बी जस्ट वन। फॉर एग्जांपल 5x + 6y = 10, 9x + 10y = 100, x + 99y = 567। ऐसे कोई भी इक्वेशन हो सकती है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 1 ही मिलेगी या डिग्री 1 ही मिलेंगी। ऐसे कोई इक्वेशन इनमें नहीं होंगी जिनमें आपको स्क्वायर्स, क्यूब या ऐसे कोई पावर मिल जाए। सो दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आपको एक इक्वेशन में भी आपको पेयर मिलेगा। जनरली आज तक में अगर हम बात करें क्लास 6, 7 या 8 और 9 तक में भी मोस्टली हमने जो इक्वेशन सॉल्व की है, वो इक्वेशन हमारे पास में एक सिंगल इक्वेशन होती थी। उस इक्वेशन से हमें उसके वेरिएबल x या y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। इसमें क्या करना है, इसमें आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, यानी कि पेयर मिलेगा इक्वेशंस का। इन पेयर को आपस में कैलकुलेट करके आपको उसका x या y फाइंड करना है, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जो इक्वेशंस आपको मिलने वाले हैं, जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करने के लिए बेसिकली लास्ट ईयर तक आपको 5 मेथड्स दे रखे थे। आपको 500 मेथड सीखने होते थे, 500 मेथड्स को अप्लाई करना होता था। और अच्छी बात है कि इस बार आपको सिर्फ 3 मेथड्स दिए गए हैं। तो कौन कौन से 3 मेथड्स हैं जिन्हें हमें सीखना है? द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, कि आपको ग्राफ बना के उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन, इनमें से x या y किसी भी एक वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने वाले हैं। एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन। 3.1 में आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया है, 3.2 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है, और 3.3 में आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया है। अभी इस वीडियो में हम काम कर रहे हैं 3.1 यानी कि ग्राफिकल मेथड के साथ। अच्छे से देखेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेगा। होप सो कि ग्राफिकल मेथड तो हम सीख ही रहेंगे। शुरू करते हैं आपके सबसे पहले सम के साथ। तो देखो, आपको सबसे पहला सम आपको ये बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। कि जो ये आपको सिचुएशंस बोल रहा है, जो कंडीशंस बोल रहा है, उनसे आपको सबसे पहला काम करना है कि इनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और ये इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ठीक है, सम को देखते हैं और उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। नाउ मेरी तरफ से हमेशा आपको आपके लिए सीखने की ये बात रहेगी कि हमेशा क्वेश्चंस को आप इजीली ब्रेक डाउन करके पढ़े, ब्रेक डाउन करके समझे। इक्वेशंस और सॉल्यूशन आप आराम से समझ जाएंगे। सो क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ये बोला कि आपके पास में टोटली 10 स्टूडेंट्स है। आउट ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर? हमें नहीं पता भाई कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, इसने अभी तक स्टेट नहीं किया है। सो लेट मान लेते हैं एक बार के लिए लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। ये मान लेते हैं बॉयज का नंबर जो है वो x है आउट ऑफ 10, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं एक बार के लिए भाई कि भाई हमें ये पता है कि दोनों मिलकर के 10 है। तो देखो, हमारी पहली इक्वेशन यही फॉर्म हो जाती है। एज द सम सेड, कि सम ने जैसा बोला कि
बॉयज और गर्ल्स दोनों का नंबर मिला के 10 है। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान रखना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहला और सबसे बड़ा काम ही हमारे पास होता है कि एक अच्छे से इक्वेशन तैयार कर ले हम, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेथड को समझना इतना हार्ड नहीं है। कई बार ये होता है कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाना, बस ये सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट हो जाता है। सो देखते हैं, इजीली हम करेंगे इन्हें। सो आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपके पास में 10 स्टूडेंट्स है टोटली, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के हमने ले लिया, बॉयज x गर्ल्स y मिला के दोनों 10 होने चाहिए, तो हमारी इक्वेशन बन गई x + y = 10। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स आर y, तो जो ये बोल रहा है मैं एज इट इज लिखूंगा, ये बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y इज 4 मोर। याद रखना, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस पे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वर्ड है आपके पास इज का मतलब इक्वल से रहता है यहाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा। तो बोला कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, कि बॉयज से 4 ज्यादा है, और इन दिस केस वी नो कि हमने बॉयज को x ले रखा है, सो दिस इज 4 + x एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बन गई इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन इक्वेशन से ग्राफ रेडी करना है। ओके, ग्राफ रेडी करने के लिए ग्राफ की वैल्यूज भी चाहिए, तो सबसे पहले काम तो ये करते हैं कि ग्राफ की वैल्यूज रेडी कर लेते हैं, यानी कि एक टेबल तैयार करते हैं। तो देखिए, सबसे इजी सा काम यहां करेंगे, पहली इक्वेशन लीजिए आपकी x + y = 10, एक टेबल साइड में रेडी कर लेंगे। अब देखो आपको क्या करना होता है, जो आपने जो भी पहले इक्वेशन ले लिया है, इस इक्वेशन का x या y किसी भी एक को आप इजीली अलग कर दीजिए। x या y इक्वल के एक तरफ जस्ट उसे अकेला छोड़ दीजिए, आपका चॉइस है, आप x को करें या y को अकेला करें। मैं x को यहाँ पे अकेला रख लेता हूँ, x = 10। तो देखिए बाकी कौन रह गया, y, क्योंकि मुझे यहाँ पे x को अकेला रखना है तो ये प्लस का y है, इसे आप दूसरे साइड भेजेंगे, दैट विल बी एज -y। तो x = 10 - y। ध्यान से आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका वेरिएबल है ना x y जो है वो अकेला ना हो जाए। हो गया, मेरा वेरिएबल अकेला है यहाँ। अब आपको क्या करना है, x = 10 माइनस, यहां जो भी वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो मन में आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। y की जगह 0 1 2 1000 करोड़ कुछ भी सपोज किया जा सकता है, आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है, बट ध्यान से वैल्यूज छोटी प्लेस करो ताकि कैलकुलेशन भी आपके लिए इजी रहे। मेरा फेवरेट नंबर वैल्यू प्लेस करने के लिए सबसे पहले रहता है 0, तो y की जगह पे मैं सपोज कर रहा हूं 0। ध्यान से, इधर y की जगह कोई भी वैल्यू सपोज की जा सकती है, ये मत देखना कि सर ने 0 ही क्यों लिया, सर यहाँ 5 भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे, 10 100 कुछ भी ले सकते थे। सो y को मैंने सपोज किया 0, y के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। अब देखिए 10 - 0, 10 में से 0 सॉल्व होगा, क्या बचेगा, दैट इज 10। यानी कि अगर मेरा y 0 है तो x की वैल्यू बनती है 10। सेम चीज, इसे चेंज कर लीजिए, अगर मैंने 0 की जगह 1 रखा होता, सो दैट विल बी 10 - 1 एज 9। तो y अगर मैंने 1 रखा तो मेरा x बना 9। सेम चीज, अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह वैल्यू 2 रखी होती तो दैट विल बी 10 - 2 एज 8। तो अगर मैंने y 2 रखा तो मेरा x बना 8। ये आपकी पहली इक्वेशन के लिए वैल्यूज रेडी है, यानी कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये वैल्यूज आपको उन ग्राफ में प्लेस करनी है। नेक्स्ट, ये इक्वेशन y = 4 + x, नाउ जैसे मैंने बोला था कि आपको x या y किसी भी एक वेरिएबल को यहां पर अकेला करना है, अलग करना है। तो देखें y ऑलरेडी अकेला ही है, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो यहां पर x की जगह जो मन में आए वो वैल्यू सपोज करना शुरू करेंगे। अगेन जैसे मैंने बोला था, मेरी फेवरेट वैल्यू सबसे पहले प्लेस करने के लिए 0, तो मैं सबसे पहले 0 प्लेस करूंगा। तो अगर मैंने x को 0 प्लेस किया, सो 4 + 0 = 4। 0 की जगह अगर मैं 1 रख लूं तो दैट विल बी 4 + 1 = 5। मैंने 1 रखा x की वैल्यू और y मिला 5। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रख ली होती तो दैट विल बी 4 + 2 6, 2 और 6। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास ग्राफ में प्लेस करने के लिए वैल्यूज रेडी हो जाएंगी। अब चलिए ग्राफ पेपर पे चलिए और उसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम।
इसी तरह से हम इसकी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आवर सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 4 प्लस x। इसके लिए इसकी एक टेबल रेडी करेंगे आप। देखिए, मैंने आपको पहले इक्वेशन में कहा था कि जो भी आपका यहाँ वेरिएबल है x या y किसी एक को आपको अकेला करना है इक्वल के एक तरफ। सेम चीज इधर भी बोलूंगा कि आपको एक तरफ x या y किसी एक वेरिएबल को अकेला रखना है। और ध्यान से देखें तो y ऑलरेडी यहाँ अकेला ही है, तो हमें एट प्रेजेंट इक्वल के इस तरफ किसी को भी हाँ मतलब कि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा लीजिए y इज इक्वल टू 4 प्लस इस x की जगह जो मन में आए वैल्यूज प्लेस कीजिए। एंड माय फेवरेट वैल्यू इज ऑलवेज 0। तो अगर मैंने x की जगह पे 0 प्लेस किया तो मुझे y मिलेगा 4 प्लस 0 4। अगर मैं यहां पर 1 प्लेस कर दूं तो दैट विल बी 1 प्लस 4 एज 5। अगर मैंने वैल्यू यहां 2 प्लेस की तो दैट विल बी 2 प्लस 4 एज 6। नाउ जब आपके पास दोनों ही टेबल्स रेडी होंगी, दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल तैयार है, दोनों का डेटा तैयार है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको इसे लेके जाना है ग्राफ पेपर पे और इसका बनाना है ग्राफ, और दैट विल बी मच इजी टू। देखते हैं। देखिए, आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ पॉजिटिव है तो आपको पूरा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास वैल्यूज माइनस में है तो आप इस तरह का ग्राफ बनाइए। अगर आपके पास वैल्यूज सारी की सारी प्लस है तो आप इस तरह से एल शेप का अपना ग्राफ बना सकते हैं। सो मैं एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज 0 x एक्सिस y एक्सिस। अब देखें, x एक्सिस पे बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास है 10, यानी 10 से बड़ी किसी डिजिट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस गो इजी 2 4 6 8 10। y एक्सिस पे बड़ी से बड़ी वैल्यू मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसे ग्राफ पे प्लेस करते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स को आपको एज इट इज ग्राफ पे प्लेस करना है। माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 10 0, यानी x का 10 और y का 0। सो x का 10 ये रहा और y का 0 0 इसी लाइन में है। 9 1, x का 9 और y का 1 लगभग यहां मान लेते हैं। 8 और 10 के बीच में आपको 9 मिल गया और ये इधर 1। 8 और 2, x का 8 और y का 2, ये y का लगभग 2 हम मान लेते हैं यहां। सो दैट इज 8 एंड 2। अब देखिए, ये जो तीन आपने पॉइंट्स बना लिए हैं, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारी कैलकुलेशन सही है, हम अगर सही से सॉल्व कर रहे हैं तो तीनों पॉइंट हमेशा एक सीधी लाइन पर ही ज्वाइन होंगे। यानी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इस तरह की लाइन बन गई, इस तरह की लाइन बन गई या ऐसा कुछ बन गया। ये हमेशा एक सीधी लाइन ही ड्रॉ करेगा। अगर आपको ग्राफ में सीधी लाइन नहीं मिलती है तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर टेबल की वैल्यूज प्लेस करने में कोई गड़बड़ हुई है या फिर ग्राफ बनाने में कोई गड़बड़ चल रही है। देयर इज अ एरर। तो इन तीनों पॉइंट्स का अब आपका काम है कि बस इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बढ़ा दीजिए। आप स्केल से करना, मैं रफ कर रहा हूं। नाउ दूसरी जो आपके पास टेबल है उसकी भी वैल्यूज इसी ग्राफ पे प्लेस करनी है। उसके लिए अलग से कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। x0 y4, देखो x का 0 ये रहा और y का 4 यहां। 1 5, x का 1 और y का 5 लगभग यहां। 2 6, x का 2 और y का 6 ऑलमोस्ट यहां। आप अभी भी देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स अगेन एक सीधी लाइन पे ज्वाइन होंगे। जैसे सीधी लाइन पे ज्वाइन हो रहे हैं मतलब कि हमारा कैलकुलेशन सही है। नाउ अब हमारा काम क्या है कि इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने देना है, काटने देना है। जहां पर भी ये काटे आप वहां पर बस अपनी वैल्यूज नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो ये दोनों इक्वेशंस लगभग यहां काट रही हैं। जिस जगह पे काट रही होती है आपको बस वहां से x और y दोनों एक्सिस की वैल्यूज देख लेनी है क्या है। तो देखिए, x एक्सिस पे ये वैल्यू आ रही है 3, यानी इसका x की वैल्यू बन रही है 3, और y एक्सिस पे ये आ रहा है वैल्यू 7 पे। तो फाइनल आंसर्स आर 3 एंड 7। हमने सम के स्टार्ट में ही सपोज किया था कि बॉयज को हमने x लिया था और x की वैल्यू है हमारे पास 3, यानी कि उस क्लास में 3 बॉयज हैं। और y की वैल्यू हमने गर्ल्स के लिए सपोज की थी। गर्ल्स थी हमारे पास y और y की वैल्यू है 7। तो जैसा आपको सबने कहा था कि दोनों मिला के 10 होने चाहिए। यू कैन सी 7 + 3 10। सबने बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज, कि गर्ल्स का नंबर बॉयज से 4 मोर है। आप देख सकते हैं 3 से 4 एक्स्ट्रा करेंगे दैट इज 7। तो फाइनली इस तरह से आपका एक सम सॉल्व हो गया। होप सो थोड़ा इजी रहा होगा।
शायद मैंने इसे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक और सम ट्राई करते हैं और सेम तरीके से आपको उसे फॉलो करना है, सॉल्व करना है। योर नेक्स्ट सम इज 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50 की 5 पेंसिल और 7 पेन मिला करके 50 रुपये कॉस्ट करता है, 50 रुपए का है। एक पेंसिल और एक पेन कितने का है, क्या हमें बताया सवाल ने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में जहां पर भी आपको कोई भी चीज नहीं पता, कोई वैल्यू नहीं पता, दैट इज ऑलवेज एक्स और वाई। तो जैसे मुझे सामने बोला कि 5 pencils, लेट द रेट ऑफ अ पेंसिल, लेट द प्राइस ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल हम सपोज कर लेते हैं x रुपए, और सेम आप पेन को सपोज कर लीजिए y रुपए। जो सम ने बोला बस उसी को फॉलो कीजिए। तो सम इज सेइंग दैट 5 pencils, 5 पेंसिल वो बोल रहा है, सो दिस इज 5 pencil and 7 पेन। पेंसिल थी x, तो दैट इज 5x, पेन था हमारे पास y रुपीस का, दैट इज 7y, टुगेदर कॉस्ट ₹50, दोनों मिला के 50 रुपए के। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड इन सेकंड कंडीशन में आपको बोल रहा है कि 7 pencil and 5 pen, so this is 7 pencil 5 pen together cost ₹46। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। जैसे मैंने बोला था कि जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन तक आना, बस यही एक बड़ा प्रोसेस है। ग्राफ बनाने में या इसके मेथड को फॉलो करने में कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। बस देखते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि आपके जो भी पहले इक्वेशन है, इसमें से x या y किसी भी एक को आपका काम है जस्ट अकेला कर लीजिए। तो देखो इस इक्वेशन को गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पे x या y किसी एक को अकेला करना चाहूं, तो जैसे मैंने x को यहाँ लिखा, x इज इक्वल टू 50। अब जो भी बच गया सबको उधर भेजूंगा। देखो प्लस का 7y, प्लस का 7y जब वहां जाएगा दैट इज माइनस 7y। x के पास ये 5 था, तो 5 और x आपस में कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का 5 जब दूसरे एंड पे जाएगा दैट विल बी एस अपॉन 5। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपका x यहाँ अलग हो चुका है। जैसे ही आपका x अलग हो गया, आपको एक टेबल बनानी है और उसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करना है। आइए सबसे पहली वैल्यू रखते हैं। तो जैसे मैंने पिछले समय बोला था, मेरी फेवरेट वैल्यू है सबसे पहले प्लेस करने के लिए 0। 0 ट्राई करते हैं। 50 माइनस 7, y की जगह y की वैल्यू प्लेस करेंगे हम 0 अपॉन 5। नाउ देखिए 7 इंटू 0 दैट विल बी एज 0। 7 की 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 50 में से 0 सॉल्व करोगे 50, और 50 अपॉन 5 ओवरऑल 10। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 50 में से 0 गया 50, और 50 अपॉन 5 हुआ हमारे पास 10। तो मैंने y की जगह पे y की वैल्यू रखी थी 0 और x मुझे मिला 10। ठीक है, अब यहां पर आपको एक ट्रिकी चीज सिखा देता हूं। कई बार होता है कि हम जैसे हमें 0 की वैल्यू मिल गई, हम अगली वैल्यू ट्राई करते हैं 1 2 3, लेकिन देखना कि वैल्यूज आपको पूरी नहीं मिलेगी, यानी कि या तो वैल्यू आपकी जाएगी डेसिमल में, पॉइंट्स में, या वो वैल्यू होने लग जाएगी आपकी माइनस की, जो ग्राफ बनाने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। दैट इज वाई उससे बचने के लिए क्या करना है आपको, सीधा सीधा काम, जो वैल्यू आपको मिल चुकी है अगर अपॉन के नीचे कोई नंबर है तो अगली वैल्यू उसी गैप से लेके आओ। देखो अपॉन के नीचे 5 है तो सीधा सीधा 0 के बाद 5 के गैप से क्या आता है 5, यानी नेक्स्ट वैल्यू आप 5 ही रखिए। मैं श्योर होके बोलूंगा आपको कि आप यहाँ पे 1 रख के देखो, आपका वैल्यू डेसिमल में आएगा, 2 रखो डेसिमल में आएगा, 3 रखो डेसिमल में आएगा, 4 रखो तो भी डेसिमल में आएगा, 5 रखोगे आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा। देखिए अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो 7 1 जा 7, 50 में से 7 सॉल्व करोगे 43, और वो 43 अपॉन 5 अगर करोगे आप तो दैट विल बी इन डेसिमल। ठीक है, सेम चीज आपके 2 3 और 4 के लिए रहेगी, तो हम सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे 5। तो अगर मैंने यहाँ 5 रखा सो दिस इज 7 5 आर 35। 50 में से आप 35 सॉल्व करें दैट इज 15, और 15 अपॉन 5 3। अगली वैल्यू भी सेम, मेरे पास नीचे 5 था, 5 के गैप से लेके आऊंगा दैट इज 10। अगर मैंने यहाँ पे 10 रखा, 10 7 आर 70, 50 में से 70 जब आप लेस करोगे दैट विल बी एज -20। ध्यान रखना वैल्यू आ रही है हमारी -20, क्योंकि अभी 70 एक बड़ी वैल्यू थी। -20 अपॉन 5 सॉल्व करोगे दिस इज -4, सो माय नेक्स्ट वैल्यू इज -4। ये हो गया आपके पास में एक इक्वेशन का काम। सेम तरीके से अब दूसरी इक्वेशन पे आइए।
यहां से भी हम ये काम करने वाले हैं कि एक्स या वाई किसी भी एक को अकेला कर सकते हैं। चॉइसेस आज के हम एक्स को अकेला रखना चाहें या वाई को अकेला रखना चाहें। चलिए मैं इस वक्त वाई को अकेला करता हूं ताकि अपॉन के नीचे 5 मिले मुझे। y इज इक्वल टू 46। अब क्या बचा, प्लस का 7x, इसे अगर मैं वहां भेजूंगा दिस इज माइनस 7x, मल्टीप्लाई का 5 रह गया मेरे पास, इसे भी अपॉन के नीचे भेजूंगा। एक टेबल, सबसे पहली वैल्यू, जैसे मैं हर बार बोलता हूं मेरी पहली वैल्यू है 0। अगर मैंने यहां 0 प्लेस किया, 7 zeros आर 0, 46 में से 0 लेस करूंगा दैट विल बी 46 और 46 अपॉन 5 करूंगा तो वैल्यू मेरी आएगी डेसिमल में। मैं नहीं चाहता डेसिमल में वैल्यू रहना, इसलिए मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई और वैल्यू लेके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 प्लेस किया तो 7 1s are 7, 46 में से आप 7 लेस करेंगे दैट विल बी एज 39। 39 भी 5 से कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, वैल्यू बदलिए दैट विल बी 2। 2 में भी आपको डेसिमल की वैल्यू मिलने वाली है 3। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस की 3 तो 7 3s are 21। 21 को अगर आपने 46 में से लेस किया दैट विल बी एज 25 और 25 अपॉन 5 वैल्यू मिलेगी आपको 5। तो अगर मैंने x की जगह पर 3 रखा तो मेरा y बन रहा है 5। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर अपॉन है तो जो यहां पर अपॉन के पास, अपॉन के नीचे आपको नंबर मिल रहा है ना, अपॉन पे जो नंबर मिल रहा है उसी के गैप से आगे बढ़ो। 3 के बाद मैं अगली वैल्यू लूंगा 8। ठीक है, 3 के बाद 5 के गैप से आएगा 8। अब 8 ट्राई कीजिए सीधा, 8 7s are 56, 46 में से 56 गया दैट विल बी माइनस 10 अपॉन 5, सॉल्व करके आएगा -2। अगेन 5 के ही डिफरेंस से मैं अगर आगे जाऊं तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 13। 13 7s are दैट इज 91। 46 में से 91 अगर लेस करेंगे दैट विल बी एज -45 और -45 अपॉन 5 -9। ये हुई आपके पास दूसरी वैल्यूज। अब इन्हीं को ग्राफ में ले जाओ और हमारे लिए हमारे आंसर्स तैयार हो जाएंगे। इस वक्त देखिए कि आपके पास वैल्यूज माइनस में है, तो जैसे मैंने पिछले समय आपको बताया था वैल्यूज अगर माइनस में होगी तो आपको पूरा प्लस वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्स के साइड मेरे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू है 13। आई विल फॉलो अप टू 13, 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 हो जाएगा। y की तरफ मेरे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू है 10, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। तो इस तरह से मैंने वैल्यूज प्लेस कर ली। अब हमारा काम है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करना। 10 0, x का 10 और y का 0, that will be here. This is our x axis and this one is y axis. 3 5, x का 3 और y का 5 लगभग यहां कहीं। -4 10, x का -4 और y का 10 ऑलमोस्ट हियर। नाउ अभी भी आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं, मतलब कि हम करेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट x3 y5, x का 3 और y का 5 यानी सेम जगह पे आ रहा है। कभी भी अगर आपको ऐसे किसी सम में दोनों ही ग्राफ में एक पॉइंट कॉमन मिल जाए ना, 3 5 3 5, तो एक चीज श्योर है जो आपका आंसर तो 100% यही है। बस ये फॉर्मेलिटी के लिए हम अपना ग्राफ कंप्लीट कर देंगे। आंसर इज दिस इज फॉर श्योर। सो दिस इज आर 3 5। नेक्स्ट वन इज 8 -2, x का 8 और y का -2 जो लगभग यहां है, एंड 13 -9, 13 और -9, -9 लगभग हम मान लेते हैं यहां। अब देखिए ये तीनों पॉइंट भी अपनी जगह पर है, यानी सीधी लाइन पर ही ज्वाइन हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट सम में बोला था आपको कि दोनों लाइंस जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर गई दैट पॉइंट इज योर आंसर। तो x एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 3, y एक्सिस पर इसकी वैल्यू है 5। सो दीज आर योर सॉल्यूशंस। हमने आपको स्टार्ट में बोला था कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, तो जिसमें हमने क्या किया था, पेंसिल को सपोज किया था x और x है हमारे पास
₹3 और पेन को हमने सपोज किया था y, यानी कि पेन है ₹5 का। क्लियर? सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, हम अगले क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा एक बार ये देखें कि जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि भाई किसी भी इक्वेशन में जब दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे को काटेंगे, यानी जो इनकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, ये लाइन जब एक दूसरे को काटेंगे तो उस पॉइंट का x और y हम सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करते हैं। ओके, बट क्या होगा अगर ऐसा हो जाए कि दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल बन जाए? उस केस में हम क्या बोलेंगे, कितने सॉल्यूशन है? तो देखो, जब भी लाइंस एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तब हम बोलते हैं कि इस केस में हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कई बार ऐसी भी ग्राफिकल कंडीशंस बनती है जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बताइए हम सॉल्यूशन लेंगे कैसे, क्योंकि ये लाइन तो कभी काटने वाली नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, जिसे हम कंडीशन बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन। और कुछ केसेस में इस तरह की लाइंस बनती है कि जो आपने एक लाइन ड्रॉ की है एग्जैक्टली उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है। ऐसे केस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, और ऐसे केसेस में हम बोलते हैं इनफिनिट सॉल्यूशंस। तो देखो आगे आपका क्वेश्चन आने वाले हैं कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, भाई अगर मैं ये देखूं कि मैंने किसी सम के पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया, उसकी टेबल्स बनी, टेबल्स बनाने में मेहनत की है, और जब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बनाने के बाद मुझे पता लगता है कि ओ नो, इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो मेहनत वेस्ट ना हो तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए ही हम जान सकते हैं कि वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इंटरसेक्ट करने वाले, या नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी, यानी कि लाइंस पैरेलल होंगी, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरे लाइन बनेगी। तो ये चीज हम बिना सॉल्व किए भी जान सकते हैं। कैसे? तो बस इसी बात को समझाने के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन आपके साथ है, तो सेकंड क्वेश्चन के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि इन इक्वेशंस के रेशियोज को आप चेक कीजिए, और रेशियो को चेक करके बस ये बता दो कि पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो देखो सबसे पहले आपके जो इक्वेशन है दैट इज 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, एंड इसके सेकंड की इक्वेशन है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। सो देखिए हमें सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए बताना है कि कौन सी कंडीशन में आएगी, इंटरसेक्ट में आएगी, कोइंसिडेंट में आएगी, या पैरेलल लाइंस में आएगी। सो इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, आप दोनों के x का रेशियो देख लीजिए, दिस रेशियो इज 5/7, दोनों के y का रेशियो देख लो, दिस इज -4/6, और दोनों के नॉन वेरिएबल्स का रेशियो देख लो, दिस इज 8/9। ओके, अब क्या होगा, इसे हम बोलते हैं A1 A2, दिस इज B1 B2 एंड दिस इज C1 C2। ठीक है, दोबारा देखें, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, दोनों के x, दोनों के y और दोनों के नॉन वेरिएबल्स, इनको सिर्फ अपॉन में लिख लेना है। अब सिर्फ चेक करना है, अगर ऐसा हो जाए कि आपका A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है, जो एक्चुअली इस केस में आप देख सकते हो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना, दिस इज 5/7, दिस इज -4/6, इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होता तो ये होती है आपके लिए यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन, जिनमें आपके ग्राफ की लाइन एक दूसरे को काटती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी जिसमें केवल एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि अगर ऐसा होता कि ये 5/7 है, ये भी अगर 5/7 होता, तो देखो ये दोनों इक्वल हो गए आपके पास में। लेकिन तीसरी चीज इक्वल नहीं होने वाली थी, तो अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए तब हम बोलते हैं कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और पैरेलल लाइन का मतलब आप जानते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज पैरेलल लाइन। और अगर ऐसा हो कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, वो भी इक्वल है C1/C2, यानी तीनों ही वैल्यू सेम है, अगर ऐसा होता 5/7 5/7 5/7, अगर तीनों ही वैल्यूज इक्वल होती तब आप बोलते कि दिस इज कोइंसिडेंट, की एक के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, और ऐसे कंडीशन होते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो आई होप ये एक बार समझ गए होंगे, बाकी फिर भी ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए, वीडियो को रिवाइंड करो और रिवाइंड करके अच्छे से देखिए। दोबारा बताता हूं, अगर A1 A2 B1 B2 ये दोनों, यानी पहली दोनों चीजें आपको दिख रही हैं कि इक्वल नहीं है, सीधा सा आप बोल दो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन निकलेगा, आपको इसे सॉल्व करना है। अगर ऐसा हो जाए कि पहले दोनों इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, सॉरी, अगर पहले दोनों इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है,
इस केस को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस। और थर्ड सॉल्यूशन 5.7 5.7 5.7, जैसा आप देख सकते हो तो तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है so that is infinitely many solutions, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसी के थ्रू आप एक्चुअल में आगे आने वाले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप आराम से क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है। देखो सेकंड इक्वेशन आपके लिए है 9/18, उसके बाद में आपके पास है 3/6 और एक तरफ से आपका 12/24। क्या ये तीनों सेम है? देखिए फर्स्ट थिंग इज 9/18, सेकंड रेशियो 3/6, थर्ड रेशियो 12/24। दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज येट 1/2। अगर ये तीनों ही इक्वल है, तीनों 1/2 1/2 1/2, तो मुझे बताइए इनमें से कौन सी कैटेगरी यहां लग रही है? एग्जैक्टली दिस वन। ये तीनों इक्वल है, दिस इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। गुड। नेक्स्ट 6/2 -3/-1। एक और चीज ध्यान रखना कि अगर वैल्यू नेगेटिव में हो, माइनस में हो, तो उसके माइनस को कंसीडर करना, इग्नोर मत करना। सो नेक्स्ट आपका 6/2 यहां लिख देता हूं मैं, उसके साथ है -3/-1। भाई नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1 है, केवल y है ना, तो दैट इज 1। और साथ में 10/9। सो देखिए माइनस माइनस ऑल 2 से 6 सॉल्व 3 टाइम, तो दिस इज 3/1, दिस इज 3/1। ये दोनों वैल्यू सेम है, 3/1 3/1, लेकिन दिस इज 10/9, ये सॉल्व नहीं है। तो देखिए तीनों में से कौन सी कैटेगरी यहां लग रही है? कौन सी कैटेगरी लग रही है? सो दिस इज नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसमें भी सेम चीज बोला कि आप दोनों को कंपेयर करो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो आपस में। कंपेयर करने के बाद बस ये बता दो कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अभी तो ये तीन चीजें समझी थी, अब आपके पास एक और नई चीज जुड़ गई, दैट इज दीज थिंग्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अभी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करना है? एकदम इजी चीज, सीधा सा है। ये दोनों केसेस यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या कोइंसिडेंट लाइन हो, ये दोनों केसेस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर ये केस लग गया तो इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको नया नहीं करना, बस सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इन दोनों पे आप क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, और इस केस में बोलेंगे आप इनकंसिस्टेंट। आइए देखते हैं, अभी कोशिश कीजिए कि मुझे सॉल्व करना ही ना पड़े। देखिए सबसे पहले इक्वेशन में आपके पास में रेशियो बन जाएगा 3/2, 2/-3 और 5/7। सो दिस इज द इक्वेशन, आपको बताने की कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सीधा सा रेशियो देखिए 3/2 और 2/3। आपको दिख रहा है कि पहले दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं है। जब पहले दो रेशियो इक्वल नहीं होते, A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होता, उस केस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, दैट्स इट। अगला देखिए, अगला रेशियो आपके पास में है, अब मैं सीधा रेशियो बताता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने में भी शायद स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो अगला रेशियो आपके पास में 2/4 -3/-6 एंड 8/9। तो देखिए 2/4, दिस इज 1/2, दिस इज येट 1/2 1/2 1/2, ये दोनों आपको सेम मिल गया। और थर्ड आपके पास 8/9, तो यानी पहले दो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? यस, दैट इज पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप में से कुछ जन को कंफ्यूजन हो सकता है कि जो आपका नेक्स्ट नंबर है दैट इज इन ऑलरेडी रेशियोड, कि आपको रेशियो में अपॉन में दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या करना है? देखते हैं, डरने का तो कोई काम है ही नहीं। सो देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट रेशियो इज 3/2/9, दिस इज 3/2/9। कभी भी इन फ्यूचर किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको ऐसा केस मिल रहा है कि आपको अपॉन के नीचे एक अपॉन मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप बस ये कर लो कि इन दोनों अपॉन को कंप्लीट कर दो, यानी कि इसके अपॉन में भी डिजिट रहे, इसके भी अपॉन में डिजिट रहे। अब आपका नेक्स्ट काम है कि अब जो नीचे वाला अपॉन है इसे रेसिप्रोकल करके आप ऊपर ले आओ, 3/2 इंटू ये 9/1 था, दिस विल बी एज 1/9। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर लो, 3 से 9 गया 3 टाइम, तो ऊपर आपके पास 1 और नीचे है 3 2 6, तो इसका ओवरऑल रेशियो 1/6। सेम इसे भी सॉल्व करेंगे, दिस इज 5/3/10, नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दीजिए, इसे रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ इंटू 1/10। देखो इसका भी रेशियो बन रहा है 1/6, लेकिन जरा ध्यान से, ये माइनस था, माइनस, और जैसे ही आपको ये दोनों वैल्यूज में दिखता है दिस इज 1/6 एंड दिस इज -1/6, माइनस आ गया, यानी कि दोनों वैल्यूज अलग हो गई। दोनों वैल्यूज जब अलग होती है, A1/A2 B1/B2 जब इक्वल नहीं होता, उस केस को हम क्या बोलते हैं?
इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर ये इंटरसेक्टिंग है मींस दिस इज कंसिस्टेंट। ओके, इसका नेक्स्ट सम ये भी आपके स्क्रीन पे होगा। इसका रेशियो बन रहा है 5/-10 यानी 1/-2, -3/6 येट -1/2 क्योंकि दोनों में माइनस तो है ही और दोनों माइनस के 1/2 है। और थर्ड इज 11/-22 दैट इज ऑल्सो -1/2। सो ओवरऑल द थ्राइस रेशियो कि तीनों के जो रेशियोज है दोज आर -1/2, -1/2, -1/2। अगर तीनों इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कंसिस्टेंट है। एंड द लास्ट सम इज, मैं सीधा सा रेशियो लिखता हूं 4/3/2, नेक्स्ट है 2/3 एंड अदर नेक्स्ट इज 8/12। सो ये देखिए 4/3/2/1 जस्ट इन सम्स की तरह, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा 4/3 इंटू 1/2। सो ओवरऑल जो सॉल्व करोगे तो दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, ये भी 4 से सॉल्व करो, दिस इज ऑल्सो 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, तीनों ही इक्वल है। और अगर ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल है तो फाइनल आंसर इज येट कंसिस्टेंट, क्योंकि तीनों इक्वल है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। अरे बोले कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, देखते हैं। अगर कंसिस्टेंट मिला तो कंसिस्टेंट का मतलब कौन सा था, या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंस, ये दोनों केसेस में कंसिस्टेंट रहेगा जिसे हमें सॉल्व करना है। और अगर आपको पैरेलल लाइंस मिलती है तो आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो देखिए अगर इसका रेशियो चेक करें तो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, 5 से 10 सॉल्व करोगे तो दैट विल बी आल्सो 1/2। तीनों ही 1/2 1/2 1/2 है, मतलब ये केस कौन सा है, ये है आपका कोइंसिडेंस लाइन का, जिसमें एक के ऊपर एक लाइन बनने वाली है आपके ग्राफ में, एंड दिस इज कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट है हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो ग्राफिकल मेथड है मैंने आपको इजी सा बताया था। आपका सबसे पहला काम है आप x या y किसी भी एक को अकेला कर लो। सो दिस इज x इज इक्वल टू 5, आपका प्लस का y उधर जाएगा, दैट विल बी -y। ठीक है, इसके लिए अपनी एक टेबल बनाएंगे आप, x y की जगह पर आप कुछ भी सपोज करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बोला था कि मेरी फेवरेट वैल्यू 0 है प्लेस करने के लिए, तो मैंने इधर y की जगह 0 प्लेस किया। तो 5 - 0 = 5। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस कर दूं so this will be 5 - 1 as 4। अगर मैंने 2 प्लेस किया तो that will be 5 - 2 as 3। तो ये वो आपके पास में इसका पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन 2x + 2y = 10। ताकि हमें काम ज्यादा बड़ा ना करना पड़े, मैं आपको फिर से बोलता हूं कि आगे की कोई भी चैप्टर या कोई भी एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं और पूरी की पूरी इक्वेशन किसी एक ही नंबर से अगर आपको कटता हुआ मिले यानी कि डिवाइड होता मिले तो काट दीजिए। देखो 2, 2 और 10 ये तीनों के तीनों 2 की टेबल से सॉल्व हो सकते हैं, काट दीजिए। 2 से 2 सॉल्व करोगे बच्चा x, 2 से 2 सॉल्व करोगे y, और 2 से 2 सॉल्व करोगे दैट इज 5, यानी 2 से 10 को सॉल्व किया दैट इज 5। तो सेम इक्वेशन बन रही है x + y = 5, x + y = 5। अगर इक्वेशन सेम है तो डेफिनेटली जो है आप आराम से सेम टेबल दे सकते हो, x y 5 0 4 1 3 2। क्योंकि इक्वेशन सेम थी तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन भी सेम बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ जैसा एक छोटा सा ग्राफ मैं अगर यहां ड्रॉ कर दूं 0 x y, x की लाइन में बड़ी से बड़ी वैल्यू है मेरे पास 5, 1 2 3 4 5। y की लाइन में बड़ी से बड़ी वैल्यू है मेरे पास 2, दिस इज 1 एंड 2। बस ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। 5 0 ये आपका प्लेस हो गया 5 0 का, 4 और 1 4 और 1 ये आपका प्लेस हो गया, 3 2 3 और 2। और आप देख सकते हैं तीनों के तीनों वैल्यूज जो है वो एक ही पॉइंट पे मिल रही है। आप आराम से इसे ग्राफ पे करेंगे, तीनों आपको एक ही जगह पे मिलेगी, और दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज क्योंकि सेम है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर बनेगी, तो आपको अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज ऑल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन x - y = 8, x - y = 8, 3x - 3y = 16।
3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहला काम है आप रेशियो चेक करो, दिस इज 1/3 येट 1/3 एंड दिस इज 1/2। 8 से 16 सॉल्व करोगे 1/2, तो 1/3 1/3 1/2 पहले दोनों इक्वल है, लेकिन तीसरी चीज इक्वल नहीं है। ये हमारे पास कौन सा रेशियो है, दैट इज पैरेलल लाइन। क्योंकि लाइन पैरेलल है तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, दिस इज 1/2 येट दिस इज 1/-2। बस ये ध्यान से, ये 1/2 है, ये 1/-2 है। क्योंकि ये 1/-2 है तो ये क्या है कि भाई पहले दोनों आपके इक्वल नहीं है। जो पहले दोनों अगर इक्वल नहीं होते दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मतलब सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हर बार की तरह आपका पहला काम x या y किसी भी एक को अकेला कर लें आप। इस वक्त y ऑलरेडी अकेला है तो इसे इजी रखते हैं, माइनस का 6 वहां जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 2x इसे आप उधर भेजें, माइनस का 2x हो गया y अकेला। अब इसके लिए इसकी टेबल साइड में बना लेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2। x की जगह x की कोई भी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। अगेन माय फेवरेट वैल्यू इज 0, मैं सबसे पहले 0 से शुरू करूंगा। तो देखिए 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0, और 6 में से 0 गया 6, तो x की जगह पे मैं रखूंगा 0 और मुझे y मिला 6। अगर मैंने यहाँ 1 प्लेस किया होता तो दिस इज 2 1s आर 2, और 6 में से 2 गया 4, मैंने प्लेस किया 1, मुझे मिला 4। नेक्स्ट वैल्यू में प्लेस करूंगा 2, 2 2s आर 4, 6 में से 4 गया 2, मैंने वैल्यू प्लेस की थी 2 और मेरा आंसर भी है 2, इजिली बन गया वो। नेक्स्ट पे आइए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन देखो फिर से 2 से सॉल्व हो रही है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर पूरी इक्वेशन किसी एक ही टेबल से कटती हो तो काट दीजिए। सो ये तीनों 2 से कट रहे हैं, कटने के बाद ये बच रहा है आपके पास कुछ ऐसा। अब यहां से भी y को अकेला कर लेते हैं, माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 2 वहां जाएगा, दिस इज +2 प्लस का 2x वहां जाएगा, माइनस का 2x। और ध्यान से देखिए अब अभी तक ये y अकेला नहीं है, y माइनस में है, हमें यहाँ पे y को टोटली अकेला करना है, माइनस भी हटाना है। तो किसी भी इक्वेशन से अगर आपको इस तरह से माइनस हटाना हो या साइन चेंज करना हो, आप पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो। ये माइनस का था प्लस में करो, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 2x प्लस में चेंज हो जाएगा। हो गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2, x की जगह x की वैल्यू, मेरी फेवरेट वैल्यू 0 है। अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो 2 इंटू 0 0, 0 में से 2 सॉल्व करूंगा तो वैल्यू बनेगी -2। मैं कोशिश करता हूँ माइनस में ना ही ले हम वैल्यू, सो दैट इज 0 की जगह मैं प्लेस कर लेता हूँ 1, 2 1s आर 2, 2 में से 2 गया 0। तो अगर मैंने x को प्लेस किया 1 तो मेरा y है 0। अगर मैं इधर प्लेस करूँ 2 तो 2 2s आर 4, 4 माइनस 2 2, वैल्यू प्लेस किया 2 और सॉल्यूशन में मिला 2। वैल्यू प्लेस करो अगर मैं 3, 3 2s आर 6, 6 माइनस 2 4। तो इस तरह से आगे आपके पास में ग्राफिकल वैल्यूज, अब इन्हें सीधा सीधा है ग्राफ में प्लेस करें और अपना आंसर ले लीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं, दिस इज ग्राफ 0 x y। x की लाइन में मेरे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू है 3, Here we go with 1 2 3। y की लाइन में मेरे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू है 6, 1 2 3 4 5 6। So this is 0 6, x का 0 y का 6, 1 4, x का 1 और y का 4, 2 2, this is 2 and 2। देख सकते हैं एक सीधी लाइन पे ये तीनों ज्वाइन हो रहे हैं, और अगर ये तीनों एक सीधी लाइन पे ज्वाइन हो रहे हैं मतलब वी आर करेक्ट। नेक्स्ट 1 0, x का 1 और y का 0, 2 2, 2 और 2, ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर आपको कहीं पे दो सेम वैल्यूज मिल जाती है तो समझ जाएगा सॉल्यूशन तो वही है, यानी श्योर हूं मैं मेरा आंसर 2 और 2 ही आएगा। बट आगे की फॉर्मेलिटीज अपना ड्रॉ कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज 3 4, x का 3 और y का 4, लगभग यहां। अब देख सकते हैं ये लाइन भी एग्जैक्टली तीनों पॉइंट्स को जोड़ के सीधी बन रही है, और अगर सीधी बन रही है मतलब वी आर करेक्ट। फाइनल सॉल्यूशन x 2 y 2।
दिस इज हाउ वी सॉल्व। आई होप सो कि कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा अच्छा लग भी रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पे पढ़ते हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन। देखिए फिर से पहले इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 2/5। क्योंकि पहले दोनों रेशियो सेम है लेकिन तीसरा रेशियो सेम नहीं है, तो हम जानते हैं दीज आर फॉर्मिंग पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन के केस में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज अ वर्ड प्रॉब्लम, और इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ इज 4 मोर, जिसकी लेंथ जो है 4 ज्यादा किससे, विड्थ से। तो पहली चीज मुझे लेंथ नहीं मिली, मुझे विड्थ नहीं मिली, और मैथ हमेशा क्या सिखाती है, जब तक कोई वैल्यू नहीं है टेक दोज एज एक्स और वाई। लेट द लेंथ बी एक्स और ब्रेड को आप मान लीजिए y। ठीक है, हमने x और y ले लिया। अभी क्या बोल रहा है, जो उसने बोला है आपको एज इट इज इक्वेशन की फॉर्म में प्लेस करना है। इट इज सेइंग दैट whose length is whose length is, मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस का मतलब इक्वल। whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। 4 मोर का मतलब हमेशा प्लस रहेगा, देन इट्स width, दैट इज y। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके अलावा हमने देखो शुरुआत से बोला था हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है मेरे पास x प्लस ब्रेड्थ, और इसने आपको बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 36। बट हमने क्या बोला था, हाफ द पेरीमीटर, तो आपको इसको हाफ भी करना है, अपॉन 2 भी लगाना है। 2 से 2 सॉल्व हो गया, तो बची आपके पास सीधी सीधी इसकी सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब आपका काम दोनों को ही सॉल्व करना है, दोनों को ग्राफ पे लेके जाना है। कर लेते हैं, इजी है, यही कर देते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को अकेला करते हैं, x से y जो भी मिले, ये ऑलरेडी अकेला है, सीधा सॉल्व करते हैं। y की जगह आप कुछ भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने y की जगह प्लेस किया 0, सो दैट इज 4 प्लस 0 4, तो y 0 x 4। अगर मैं इसे 1 सपोज कर दूं तो 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 4 6। सिमिलरली x प्लस y इक्वल टू 36। देखो चलिए इसे भी सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 36, ये प्लस के y का आप उधर भेज दीजिए, माइनस y। x इज इक्वल टू 36 माइनस, यहाँ पे फिर से आप जो चाहे वो वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अगेन द थिंग्स इज योर, जैसा चाहे वैसे रखें। मेरी सबसे पहली वैल्यू फिक्स है, आई एम टेकिंग एट 0, तो 36 माइनस 0 36। नेक्स्ट वैल्यू कुछ भी रखें, अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ 18, तो 36 में से 18 जाएगा, 18 बचेगा। मैंने y की जगह वैल्यू लिया 18 और मेरे पास आया भी 18। अगर मैं यहाँ पे रख दूं वैल्यू समथिंग कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने अगर रख दिया है 20, तो 36 माइनस 20 दैट विल बी 16। मैंने y की जगह रखा 20 और मुझे यहाँ मिला 16। अब हमारा काम ग्राफ पे लीजिए और सॉल्यूशन दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गिवन अ लीनियर इक्वेशन की, एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपको इसने एक इक्वेशन दे दी। उसके साथ में भी बोल रहा है कि दूसरी इक्वेशन आप खुद अपने ओर से बनाइए, और ऐसी इक्वेशन बनाइए कि इसने आपको 3 कंडीशन दी है, वो इंटरसेक्टिंग हो। सेकंड क्वेश्चन के लिए उसे पैरेलल चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन के लिए से चाहिए कोइंसिडेंट। यानी देखिए अगर मैं इसका पहला सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो मुझे पहले सॉल्यूशन के लिए इसने ये बोला है कि एक ऐसी इक्वेशन जो इसे इंटरसेक्ट करवाए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है, व्हेन a1 upon a2 is not equal with b1 upon b2। तो बस कोई भी इक्वेशन ऐसा बना दो कि आपका a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अगर ये क्रिएट किया, दिस इज 1/2, और नेक्स्ट में बस 1/2 मैच नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ये 1/2 सॉल्व हो जाएगा आपके पास, और ये 1/2 नहीं बनने वाला, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल, मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, इसकी सेकेंड कंडीशन है टू गिव अ पैरेलल लाइन, कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है।
पैरेलल लाइन कब बनती है? जब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के साथ, और वो इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2 के साथ। तो ठीक है, करते हैं। ये हो गया आपके पास 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, लेकिन हमें तीसरा इक्वल नहीं रखना, सो मैंने यहां रख दिया -8/-9, जो इक्वल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से वो अपना पैरेलल रहेगा। और थर्ड कंडीशन इज कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट कौन सा होता है? जिसमें आपको तीनों ही रेशियो इक्वल मिले, जब आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और वो भी इक्वल मिल जाए C1/C2 के साथ। तो ओके, 1/2, 1/2, 1/2। अब ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन फाइनली एक दूसरे के साथ में कोइंसिडेंट बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। सो इक्वेशंस आपको दी गई है, सम आपको बोल रहा है कि इन्हें सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में इसने आपको बोला कि एक ट्राइंगल ड्रॉ होगा, उस ट्राइंगल को शेड करके बता दो, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो कि क्या है। तो ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद में ट्राइंगल पे जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम, x से y किसी भी एक को अकेला कर दीजिए आप। x = देखिए, माइनस का y जब वहां जाएगा दिस इज +y, प्लस का 1 वहां जाएगा -1, हो गया हमारा x अकेला। इसके लिए इसकी टेबल तैयार कर देंगे। चलिए टेबल साइड में, इसके लिए इसकी टेबल तैयार कर देंगे। सो देखिए, y की जगह फिर से जो मन में वैल्यू प्लेस करें। मेरी फेवरेट वैल्यू इज 0, लेकिन एक दिक्कत है, 0 - 1 मेरे वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी, तो कोशिश करना मुझे ग्राफ माइनस में ना ही जाए। तो एक काम करते हैं ना, 1 रख लेते हैं। तो दिस इज 1 - 1। अगर मैंने y की जगह रखा 1, तो मुझे मिला फाइनली 1 - 1 करके 0। y की जगह अगर मैंने रखा 2, सो दिस इज 2 - 1 एज 1, 3 - 1 2। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें से भी x को अगर हम अकेला रखें तो देखिए, माइनस का 12 जब वहां जाएगा दिस इज +12, प्लस का 2y वहां जाएगा माइनस का 2y, और मल्टीप्लाई का 3 जाएगा अपॉन में। आइए y की जगह कोई भी वैल्यू प्लेस कीजिए। अगर मैं y की जगह वैल्यू प्लेस करूं 0, y की जगह अगर मैंने वैल्यू रखी 0, सो दिस इज 0 × 2 एज 0। 12 में से 0 सॉल्व करोगे 12, और 12/3 होता है 4। सो फाइनली अगर मैंने y की जगह प्लेस किया 0, तो माय सॉल्यूशन इज 4। अगर मैंने y की जगह प्लेस किया 1, सो दिस इज 2 1s are 2, 12 में से 2 गया 10, लेकिन 10 से तो 3 सॉल्व होता ही नहीं है, ये तो डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन एक बात जरा याद करते हैं, मैंने आपको इससे पहले कुछ सवाल में बताया था कि अगर आपके पास अपॉन के नीचे वैल्यू हो तो क्या करना है, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आप इस गैप से लेके चलिए। मेरी पहली वैल्यू अगर 0 थी, तो मुझे मेरी नेक्स्ट वैल्यू 3 के गैप से ही लेके चलनी है, दैट इज 3 इटसेल्फ। तो अगर मैंने यहाँ वैल्यू रखी 3, तो 3 2s are 6, 12 में से 6 गया 6, और 6/3 2। फाइनली देयर इज 2। नेक्स्ट वैल्यू वापस 3 के गैप से लेके चलूंगा, दैट विल बी 6। अगर मैंने यहाँ वैल्यू रखी 6, तो 6 × 2 12, 12 - 12 0, और 0/3 0। सो मेरे पास दोनों टेबल्स तैयार है, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। सो फाइनली आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ रेडी होएगा। अब हमने बोला था कि एक ट्राइंगल फॉर्म होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल वो है जिसके बारे में बात कर रहा था कि एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। ये वो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, हमने बोला इसे शेड करने के लिए, तो आप इसे पेंसिल से शेड कर दीजिएगा। और इसने मांगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए, ये पहला कोऑर्डिनेट दिस इज 4 0, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट दैट इज 2 3, और ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट, क्योंकि 1 यहाँ है तो यहाँ आपके पास है -1, सो दिस इज -1 0। तो ये वो इसके 3 कोऑर्डिनेट। तो इसी के साथ आपका 3.1 कंप्लीट हुआ, और ये जो आपके पास मेथड था दैट वाज ग्राफिकल मेथड। आई होप सो कि आपको लेसन समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो जरूर मैंने काफी लंबी बनाई है, लेकिन इसके लिए आपको एक पूरी एक्सरसाइज भी करने को मिल गई है। अब आप आराम से अपने क्वेश्चंस को दोबारा जाइए, अपने खुद के हाथों से सॉल्व कीजिए, और केवल कॉपी मत कर लीजिएगा, सॉल्व करो। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज्यादा आप मैथ में बेटर होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, कोशिश करूंगा 3.2 बहुत जल्दी लेके आऊं, और एक तरह से क्लास 9 का कोर्स में मैं लेके आऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।